Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. This is our third and the last episode of class 12th Geography chapter number 4 Human Development मानव विकास। पूरे चैप्टर में पिछले जो लास्ट 2 वीडियोज़ हैं जिनमें हमने डिस्कस किया था मानव विकास के बारे में। मानव विकास क्या है, ये कंसेप्ट किसने दिया और क्यों ज़रूरी है मानव विकास करना। और लास्ट जो एपिसोड था वो सबसे इम्पोर्टेंट एपिसोड था इस चैप्टर का, जिसमें हमने बात की थी मानव विकास के पिलर्स यानी स्तंभ कौन से जिनके बिना मानव विकास है वो अधूरा है, और दूसरा मानव विकास के तरीके कौन से, कौन कौन से अप्रोचेज हैं, मेथड है, वो सब कुछ हमने बात की थी लास्ट वीडियो में। आज का जो हमारा लास्ट एपिसोड है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मानव विकास, जिसकी हमने पूरे चैप्टर में बात की। ये मापा कैसे जाता है, कौन मापता है, कौन से तरीके अपनाता है, और जब मापा जाता है तो इसके क्या हमें कोई बेनिफिट है मापने के, या फिर ऐसे ही हम इसको माप रहे हैं। तो ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ये हमारा एपिसोड होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं मानव विकास के मापन से। मानव विकास है उसको कैसे मापा जाता है, क्या आर्थिक विकास है उसकी तरह इसको भी मापन किया जा सकता है। आर्थिक विकास वास्तव में मानव विकास का ही भाग है। आर्थिक विकास है, अगर हो रहा है तो मानव विकास भी वहां पर हो रहा है, ये माना जाता है। तो मानव विकास का मापन है 2 संस्थाएं कर रही है। पहला है विश्व बैंक और दूसरा यूएनडीपी। ऐसे तो बहुत सारे एनजीओज हैं जो लगे हुए हैं, लेकिन मुख्य तौर पर 2 संस्थाएं हैं जो मानव विकास के मापन में लगी हुई है। एक एक करके देखते हैं कि ये मापते कैसे हैं। सबसे पहले हम विश्व बैंक की बात करेंगे, वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे कि ये कैसे मापन करता है मानव विकास का। विश्व बैंक है वो मानव विकास के लिए आय को, प्रति व्यक्ति आय है उसको तुलना का आधार बनाता है। यानी कि प्रति व्यक्ति आय है वो देखता है, और प्रति व्यक्ति आय जहां की अधिक होगी उसको बेहतर मानता है कि ये विकसित है। यह विकास की एक संकीर्ण अवधारणा मानी जाती है। संकीर्ण इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें सिर्फ आय को रखा गया है मानव विकास का पैमाना, कि आय अगर बेहतर है तो वो विकसित देश है, अगर आय कम है तो वह अविकसित देश है। स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, बहुत सारी और भी चीज़ें होती है जो विकास के लिए ज़रूरी है, वो सभी इग्नोर कर देता है वर्ल्ड बैंक। तो इसलिए ये संकीर्ण अवधारणा है। इस जो वर्ल्ड बैंक है, इसका जो कंसेप्ट है, इसमें ये देशों को 3 श्रेणियों में डिवाइड करता है, 3 ग्रुप में डिवाइड करता है। अमीर देश हैं, मध्यम आय वाले देश हैं और गरीब देश हैं। हालांकि अभी जो लेटेस्ट आई है उसमें उन्होंने मध्यम आय वाले देशों को भी 2 और भागों में डिवाइड कर दिया, लेकिन मुख्य तौर पर 3 ग्रुप में डिवाइड करता है। यानी कि हाई इनकम कंट्रीज़ है, मिडिल इनकम जो मीडियम इनकम कंट्रीज़ है, और लो इनकम कंट्रीज़ हैं। अब देखते हैं कि इसका जो तरीका है उसमें क्या प्लस और माइनस पॉइंट्स है, क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स है, वो हम देखते हैं। तो जो विश्व बैंक का तरीका है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालेंगे? देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से जब हम भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है, औसत आय। ओके, औसत आय प्रति व्यक्ति आय, यानी कि प्रति व्यक्ति आय को ही पैमाना माना जाता है, देश की आय को नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय आय तो देश छोटा या बड़ा है तो अलग अलग होगी। तो प्रति व्यक्ति आय का जो तरीका है उसके कुछ गुण भी हैं। एक तो ये कि गणना करना बड़ा आसान है, देश की कुल आय भाग दे दो जनसंख्या से, हो गया। मान लीजिए किसी देश की कुल आय है वो 1000 रुपीज़ है और वहाँ के सिटीजन है वो 5 है, 1000 को 5 से डिवाइड किया, 200 रुपीज़ आ गए। बड़ा आसान है, आसान है ना, कैलकुलेट करना आसान है। मेरे जैसा जिसका 10th में मैट्रिक में बड़ा लटक के मैथ पास हुआ था वो भी कैलकुलेट कर सकता है। ओके, आप तो बहुत अच्छे से कर लोगे। दूसरा है समझने में आसान। समझने में आसान कोई भी समझ लेगा। अगर प्रति व्यक्ति आय आप किसी को भी बताओगे जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, उसको बताओगे यहाँ इतना है यहाँ इतना है, वो भी बता देगा कि कौन सा बेटर है। तो समझना आसान है, और तुलना करना भी आसान है। अगर कंपैरिजन करना हो हम तो कंपैरिजन भी आसानी से कर सकते हैं। अगर हमें अधिक कम या ऐसे कैटेगराइज किया गया, 10 देशों के आंकड़े मिले हैं, 10 लोगों के आंकड़े मिले, तो हम आसानी से समझ सकते हैं। तो इसमें 3 गुण हैं कि ईजी टू कैलकुलेट, ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू कंपेयर। तुलना करना, गणना करना, समझना आसान रहता है। ओके, लेकिन इसकी कमियां भी है। जैसे हमने कहा कि ये संकीर्ण अवधारणा है। संकीर्ण अवधारणा कैसे है? इसमें शांति, स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा, दीर्घायु ऐसे कंसेप्ट की अनदेखी कर दी गई है। इसमें केवल आर्थिक पहलू है उसे ही शामिल किया गया। तो पहली चीज़ तो ये है कि इसमें हमारे जीवन के विकास के लिए काफ़ी और महत्वपूर्ण अवधारणाएं भी होती है, एस्पेक्ट्स होते हैं, उनको तो इन्होंने छोड़ ही दिया है। दूसरा ये कि इसमें आय
औसत आय तो पता चल जाती है, लेकिन वास्तव में वो आय कैसे वितरित है उसका हमें पता नहीं चलता। मान लीजिए एक देश है, उसमें 5 लोग हैं, ओके, 5 लोग हैं और उनकी आय है वो 50,000 है और 5 से डिवाइड करेंगे 10,000, लेकिन हो सकता है एक व्यक्ति की आय है वो 48,000 और बाकी की 500 हो, एवरेज 10,000 आएगी, जबकि 4 तो उसके आसपास ही नहीं है। तो ये भी इसकी कमी है। तो ये था विश्व बैंक कैसे मापता है विश्व के विभिन्न देशों को। उसके बाद दूसरा है यूएनडीपी। हालांकि विश्व बैंक है वो हमने जो कंसेप्ट लिया वो सिर्फ समझने के लिए लिया, एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूएनडीपी का क्राइटेरिया वो बेहतर क्राइटेरिया है। यहाँ पे देखिए जो वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया उसमें कैसे उन्होंने डिवाइड किया हुआ है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे ये कंट्रीज़ है, हाई इनकम कंट्रीज़ हैं, जो ग्रीन शेड को यूज़ किया, हाई इनकम कंट्रीज़ में डिवाइड किया उन्होंने, हाई इनकम कंट्रीज़ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। उसके बाद ये है अपर मिडिल इनकम कंट्रीज़, अपर मिडिल इनकम कंट्रीज़ ब्राज़ील, मैक्सिको, अर्जेंटीना, ये अपर मिडिल इनकम। उसके बाद लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ चाइना, रशिया, तजाकिस्तान, ये सब देश आ गए, साउथ अफ्रीका, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़। और उसके बाद ये सभी देश हैं वो हैं लो इनकम कंट्रीज़। तो ऐसे वर्ल्ड बैंक है वो समूहों में डिवाइड करता है, ओके, किस बेस पे? आय के आधार पे। अब हम बात करेंगे यूएनडीपी कि यूएनडीपी का तरीका, मेथड क्या है, वो कैसे गणना करता है। यूएनडीपी विश्व के विभिन्न देशों के विकास की तुलना कैसे करता है, कैसे मापन करता है। यूएनडीपी का जो तरीका है वो विश्व बैंक से अलग है और काफ़ी बेहतर भी है। कैसे? यूएनडीपी विभिन्न देशों के विकास के मापन के लिए एचडीआई का प्रयोग करता है। एचडीआई मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक का प्रयोग करता है। यूएनडीपी इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और आय तीनों को शामिल करता है, यानी कि सिर्फ आय पे फोकस नहीं है, उसके साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य उसको भी आधार माना जाता है। तो ये विकास की व्यापक अवधारणा है क्योंकि इसमें आय के साथ, इनकम के साथ साथ 2 और आधार शामिल किए जाते हैं। और एक डिफरेंस ये भी है कि इसमें समूह नहीं बनाए जाते बल्कि देशों को रैंकिंग दी जाती है, रैंक दी जाती है कौन कौन से स्थान पर है। अब ये एचडीआई है, ये कंसेप्ट किसने दिया? एचडीआई है, इसमें जीवन प्रत्याशा यानी कि औसत आयु, औसत आयु का अर्थ है औसत आयु वहाँ बेहतर होगी जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होगी। तो यहाँ हेल्थ, शिक्षा और आय, इनके आधार पर यह तैयार किया गया। इसे अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा तैयार किया गया था, जिसको 1990 में हमारे अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने उन्होंने समर्थन दिया। और उसके बाद यूएनडीपी है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, इसने इसी को आधार बना करके विश्व के विभिन्न देशों की तुलना की, रैंकिंग दी और इसे पब्लिश किया। यूएनडीपी ने मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए एक नई विधि की शुरुआत की। इसमें 3 सूचकांक है, उन्होंने थोड़ा बहुत इसमें बदलाव करके 3 सूचकांक है वो शामिल किए। कौन कौन से? जीवन प्रत्याशा यानी कि लंबा और स्वस्थ जीवन है, ये किसका प्रतीक है? स्वास्थ्य का। वहां बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज होगी, जहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बेटर होगी, हमारे से बेटर श्रीलंका में, इसका मतलब वहां पर बेटर हेल्थ फैसिलिटीज है। दूसरा शिक्षा का सूचकांक, इससे एजुकेशन लेवल का पता चलता है। एजुकेशन विकास से बहुत नज़दीकी से जुड़ा हुआ है, जहां एजुकेशन है वहां शांति होगी, विकास निश्चित तौर पर होगा। तीसरा आय, जो जीवन सत्र से जुड़ा हुआ है, यानी कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन सत्र, तीनों से उन्होंने जो लिविंग स्टैंडर्ड है इन तीनों को आपस में जोड़ करके एक सूचकांक बनाया जिसको हम एचडीआई बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का नाम देते हैं। 2015 में 188 देशों की सूची में भारत 130वें स्थान पर था। हम थोड़ा लेटेस्ट देख लेते हैं, 2018 के डेटा हैं, उसमें कुछ देशों से हम कंपेयर कर लेते हैं कि हम कहाँ थे। ओके, तो 2018 में हमारा 129वां स्थान था। ब्राज़ील 79वें स्थान पर था। चाइना हमसे बेहतर स्थिति में 85वें स्थान पर था, 85th पोजीशन थी। रसिया 49th पोजीशन थी। साउथ अफ्रीका 113th 113वें स्थान पर था। पाकिस्तान 152वें स्थान पर था। अफगानिस्तान 117वें स्थान पर था। अब थोड़ा सा आपके मन में आ रहा होगा कि पाकिस्तान से तो आ गए, लेकिन वी नीड नॉट टू कंपेयर विद दीज कंट्रीज़, कि हम इनसे कंपेयर करेंगे, हमें देखना कि हम आगे से कहाँ हैं, तो वहाँ हमारा टारगेट होना चाहिए। श्रीलंका से कंपेयर कीजिए, 71 पोजीशन, हम लगभग दुगने पिछड़े हुए हैं श्रीलंका से।
और वो श्रीलंका जिसके बारे में आपने 10th क्लास में पढ़ा था, गृह युद्ध सिविल वॉर का सामना हुआ था, वरना हो सकता और भी बेहतर पोजीशन में होता। भूटान 134वें स्थान पर, और जिसके बारे में आप आमतौर पे जीके की बुक में पढ़ते हो, दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक भूटान है, और वो भूटान हमारे आसपास खड़ा है। तो ये कुछ देश हैं जिनकी रैंकिंग दी गई है, जिसे हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि हम पीछे, बहुत ज़्यादा पीछे खड़े हैं इसमें। अब ये अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं हम देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं हैं, इसमें देश का आकार और प्रति व्यक्ति आय है, दोनों सीधे मानव विकास से संबंधित नहीं है। ये नहीं है कि देश बड़ा होगा तो वहाँ प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी, क्योंकि ये औसत होती है। जैसे भारत की तुलना में श्रीलंका और त्रिनाद एंड टोबैको की बात करें तो वहाँ की HDI रैंकिंग है वो अधिक है। तो देशों की अगर हम बात करें UNDP के अकॉर्डिंग, तो इसमें हम 3 समूह में डिवाइड करते हैं। जो HDI हमारी जो हाई इंडेक्स वाले कंट्रीज़ हैं, हाई इंडेक्स वाले कौन से माने जाते हैं, यानी कि इसमें 0 से 10 तक होता है। ओके, तो इसमें 0.1 से 0.10 तक होता है। तो इसमें 0.8 से अबोव वाले देश होते हैं, वो शामिल होते हैं किसमें, हाई इंडेक्स कंट्री में। 57 देश विश्व के इस कैटेगरी में आते हैं। दूसरा मध्यम वाले 0.5 से 0.799 हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। 88 कंट्रीज़ हैं, वो मध्यम डेवलप्ड कंट्रीज़ में आएंगे, यानी कि मीडियम इंडेक्स वाले कंट्रीज़ हैं। तीसरे हैं लो इंडेक्स कंट्रीज़, इसमें 0.5 से कम जिनका स्कोर है वो शामिल होते हैं। 32 कंट्रीज़ ऐसे हैं। तो अब थोड़ा सा और देख लेते हैं कौन कौन से देश आते हैं। हाई इंडेक्स कंट्रीज़ हैं, उसमें शामिल हैं नॉर्वे, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि शामिल हैं। यहाँ पर शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, बेसिक सुविधाएं बहुत अच्छी है, यहाँ कैपेबिलिटीज़ बिल्डिंग है उसके ऊपर जोर दिया गया है, क्षमता उपागम के ऊपर जोर दिया गया है। दूसरा मध्यम जो मीडियम इंडेक्स वाले कंट्रीज़ है, इसमें बड़े समूह देश शामिल हैं। जैसे ज़्यादातर जो देश शामिल है वो हैं जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद आज़ाद हुए थे, यानी ये विकासशील हैं। तो इसमें लोगों से जुड़ी नीतियां हैं उनको अपनाएगा, जिसके कारण ये थोड़ा बेहतर पोजीशन में, भारत भी इसी कैटेगरी में आता है। तीसरा जो समूह है लो इंडेक्स वाले कंट्रीज़, यानी कि जहाँ पर विकास है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है, बीमार चल रहा है विकास, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनमें शामिल है छोटे देश। और ये छोटे जो देश हैं, छोटे आकार के जो देश हैं, ये इसलिए पीछे रह गए हैं क्योंकि यहाँ पे राजनीतिक उथल पुथल हुई है, सिविल वॉर जैसी घटनाएं हुई है, या सामाजिक तौर पर आपसी तनाव रहा है, यानी गृह युद्ध जैसी घटनाएं रही है, या फिर यहाँ पर महामारी या फिर स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं रही है। इसके कारण ये काफ़ी पिछड़े हुए देश हैं। ओके, तो इसमें थोड़ा सा टॉप कंट्रीज़ या जो सबसे नीचे हैं उनमें से देख लें। नॉर्वे टॉप पर है, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी ये टॉप 5 में आते हैं। और इसी इंडेक्स में नाइजर, दक्षिणी अफ्रीकी गणराज्य, ये साउथ अफ्रीका से अलग है, और साउथ सूडान, चाड और ब्रुंडी है, ये सबसे निचले सूचकांक पर आते हैं जो पिछड़े हुए देशों में शामिल है। तो ये था कि कौन से तरीके अपनाए जाते हैं और कैसे अपनाए जाते हैं। ओके, तो इसमें आपको UNDP है वो बेहतर तरीके से समझना है, और UNDP है वो कौन से समूह में शामिल करता है, यानी कि उच्च आय वाले देश कौन से होते हैं, 0.8 से ज़्यादा स्कोर है, और 0.5 से 0.799 जो स्कोर है वो मध्यम वाले में आएंगे, और तीसरी जो ग्रुप या कैटेगरी बनाया गया है 0.5 से कम। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस स्कोर वाले देश किस कैटेगरी में शामिल किए गए हैं। ओके, अब हम ये पता करते हैं, जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, कि मानव विकास सूचकांक इश्यू कर दिया जाता है, जारी कर दिया जाता है, क्या इसकी कोई इंपॉर्टेंस है, क्या इससे कोई लाभ है, या इसकी क्यों आवश्यकता है। तो थोड़ा सा इसको भी हम समझ लें कि इससे हमें क्या पता चलता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये इंडेक्स हमें दिया जाता है या हमें मिलता है। तो इसमें पहला जो हमारा बेनिफिट है या लाभ है वो ये है कि इसमें देश के भीतर और देशों के बीच में अंतर का मापन किया जाता है, यानी कि एक तो विकास में जो अंतर आता है उसका मापन हो जाता है। हम ये पता लगा पाते हैं कि हम कहाँ पर खड़े हैं। आपके जो एग्ज़ाम होते हैं, इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं, वो क्या बताते हैं आपको कि आप कहाँ खड़े हो। अगर आप पीछे हो तो आप तैयारी करोगे, आगे हो तो भी आप देख पाओगे कि क्या आप अपने टारगेट के अकॉर्डिंग हो।
तो यही यहाँ पर होता है कि देश के अंदर भी हम राज्यों के ऊपर भी HDI रैंकिंग लागू कर सकते हैं, या देशों के बीच में जो अंतर है उसका मापन कर सकते हैं, जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद से या GDP से उनसे संभव नहीं होता, इससे बेहतर तरीके से संभव होता। पहला तो ये कि हम अपने आप की कहाँ पर स्टैंड करते हैं वो पता कर पाते हैं। दूसरा ये कि देश के अंदर और देशों के बीच में जो गरीबी की अधिकता है वो भी स्पष्ट होती है इससे, कि कौन सा देश कहाँ पिछड़ा हुआ, कहाँ पर कमी रह रही है, तो वो खुद को एवल्यूट कर पाएंगे, दोबारा से प्लानिंग कर पाएंगे। तीसरा ये कि ये एक माप के रूप में कार्य करता है, किस देश ने किस सीमा तक विकास किया है, विकास के सत्र और दर में क्या सुधार हुआ है, तो ये भी पता लगा पाते हैं कि कौन सा देश आगे जा रहा है तो क्यों जा रहा है, हम क्या उनसे सीखें। तो ये भी हमें इसी HDI रैंकिंग से पता चलता है। और उसके बाद ये भी पता चलता है कि देश को लक्ष्य क्या निश्चित करने चाहिए ताकि हम आगे जा पाएँ, तो वो सब कुछ भी हमें इसी से पता चलता है। तो लक्ष्य निर्धारित करने में भी हमें सहायता मिलती है। तो ये था हमारा 3rd और लास्ट एपिसोड था, चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। बहुत आसान सा चैप्टर था, और जो क्वेश्चंस है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो वो भी लगभग से क्लियर हैं कि कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ओके, तो ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए। आपको अगर लग रहा है कि हम अच्छे से करवा रहे हैं, आपको कुछ समझ में आ रहा है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।